तो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे Django REST फ्रेमवर्क के बारे में। हमारा एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट होगा जो इस Django REST फ्रेमवर्क के ऊपर होगा। इस प्लेलिस्ट में हम Django की हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा इसे सीखने से पहले इसकी कुछ प्री रिक्विजिट है जो मैं चाहूंगा कि आप उसको तैयार करके आए, या फिर आपने उन सब चीजों को एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस किया हो। तो पहला जो प्री रिक्विजिट है वो है पाइथन। पाइथन जो है इसका खासकर इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी अच्छे तरीके से आना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है वो जैंगो जैंगो फ्रेमवर्क। तो जैंगो जो है ये पाइथन का ही फ्रेमवर्क है। जैसे फ्लास्क, फास्ट एपीआई अलग अलग फ्रेमवर्क है, ऐसे ही जैंगो एक फ्रेमवर्क है जो वेब डेवलपमेंट में यूज होता है, वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। पर जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क शुरू करने से पहले ये दोनों चीजें जो है आपको मस्ट होनी ही चाहिए। हालांकि इस प्लेलिस्ट में हम काफी डिटेल में एक एक चीजों को पढ़ेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे। क्या कोई भी क्लासेस या कोई भी फंक्शन या डेकोरेटर क्यों लिखी हुई है, इसका क्या रीजन है, आखिर इसमें क्या ऐसी जैंगो जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमें यूज करना पड़ रहा है। क्या बिना जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के बिना हम क्या क्या चीजें हैं जो नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, इसके अलावा जो भी जैंगो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स व्यू, जेनेरिक व्यू, सेट आउटर, पार्सर, सीरियलाइजर, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेटर, हर एक टॉपिक जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कैशिंग, थ्रॉटलिंग, हर एक टॉपिक शुरुआत से वेरी वेरी बेसिक से लेकर के टेस्टिंग तक हम हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। और इसको ऐसे भी कवर करने वाले हैं कि आपको दोबारा ये सारी चीजें जो है ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ताकि कल को जाके अगर जैंगो का कोई दूसरा वर्जन भी आता है तो भी आप कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ करके अपनी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये शुरू करने से पहले जैसे कि मैंने बोला कि आपका, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन से पहले इन प्रीरिक्विजिट के बारे में बात की। ठीक है। हालांकि हम थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर काम भी करेंगे कि जैंगो में चीज़ें कैसे वर्क करती थी या करती है, और फिर हम इस जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क से वो सेम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम थोड़ा सा एक डिटेल देखेंगे कि व्हाट इज जैंगो। ठीक है। जैंगो क्या है, व्हाट इज जैंगो। तो जैंगो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क क्या होता है, तो जैसे आप समझिए कि अगर आपको एक चाय बनाना है, चाय बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप दूध लीजिएगा, आप पानी लीजिएगा, उसमें उसके बाद आप गैस जलाइएगा, गैस में दूध को गर्म कीजिएगा, फिर उसमें किसी किसी को पानी मिक्स करना है, पानी मिक्स कीजिएगा, फिर उसमें शक्कर, चाय पत्ती, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे और हर एक चीज़ को आपको मैनुअली करना पड़ेगा। पर इसकी जगह पे अगर मैं बात करूँ एक कॉफ़ी मशीन, ओके, या फिर एक टी मेकर, जो वो क्या करता है, उसमें आप सिर्फ दूध डालिए, शक्कर वगैरह डालिए, ये सब डालिए, और वो ऑटोमेटिक जो आपका चाय बनाने का जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर देता है और आपके पास चाय बन के आता है। तो ये एक तो वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जो सीक्वेंस ऑफ टास्क है। ठीक है, जो चीज़ें वो ऑटोमेट करके या फिर इजी करके हमें देता है, इसको आप एक तरीके से फ्रेमवर्क की तरह देख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ती है, हमें अलग अलग लेयर्स पे काम करना पड़ता है। ठीक है, डेटाबेस लेयर हो गया, लॉजिक लेयर हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सारी चीज़ें अलग अलग लेयर होती है जिसको इसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। अब इन सारी चीज़ों को ईजी बनाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस, मॉड्यूल्स लिखे गए हैं। ठीक है, इन सारे मॉड्यूल्स को यूज करके जो वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन का बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम इजी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जो इकट्ठा करने का या फिर इजी बनाने का जो ये पूरा प्रोसेस है ये जैंगो का है। ठीक है, जैंगो एज अ फ्रेमवर्क काम करता है, इसलिए इसको हम एक पाइथन का फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसमें जो भी मॉड्यूल्स है, पैकेजेस है, ये सब कुछ पाइथन पे लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी फ्रेमवर्क है जो पाइथन में सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फ्लास्क है, फास्ट एपीआई है।
ये फ्लास्क एक लाइट वेट वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो जैंगो हमें प्रोवाइड करता है या फिर एक फ्रेमवर्क में हमें मिल जाए। ठीक है, समझ आए? तो अब हम बात करते हैं कि अगर जैंगो है तो फिर हमें जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्यों चाहिए। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में TRFP बोलते हैं, हमें ये क्यों चाहिए। तो जैंगो में क्या होता है कि जब हम बैकएंड से फ्रंट एंड पे या तो HTTP रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट को भेजते हैं, ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट, या फिर हम किसी HTML पेज को रेंडर करते हैं, HTML पेज को रेंडर करते हैं। क्या हो अगर हमें कोई API बनाना है, अगर हमें कोई API डेवलप करना है, तो हम कैसे करें? क्या हम जैंगो में नहीं कर सकते हैं? इसलिए हमें जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क चाहिए। ऐसा है भी और ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैंगो में हम API डेवलप कर सकते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैंगो जो बनाया गया है, जैंगो के जो टीम है, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने इस पे सिर्फ इस चीज पे फोकस किया है कि इससे हम HTML पेजेस को हम रेंडर करेंगे या फिर HTTP रिस्पॉन्स वगैरह को भेजेंगे। इन्होंने API पे इतना फोकस नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि अगर API से आपको API क्रिएट करना है या API की चीजों पे डेवलप करना है, तो आप एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जिसका नाम है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, आप उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, इसलिए जैंगो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, वो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज करते हैं। अब जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में क्या क्या फीचर, ये जो हमारा API डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इजी करके देता है। ठीक है, तो अगर मैं DRF की बात करूँ तो ये हमें API डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इजी करके देता है। इसमें जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है या फिर परमिशन का जो मैकेनिज्म है, परमिशन का जो मैकेनिज्म, ये काफी अच्छा है और रोबस्ट, जो DRF के साथ आता है। इसीलिए हम अगर अगर ठीक है, इसके अलावा ये API क्या करता है, ये हमें एक ब्राउजेबल API देता है जिसको हम ब्राउज कर सकते हैं, जिसको हम ब्राउज कर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई वेबसाइट चेक करना है, तो जैसे अगर हमें गूगल ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, हम www, या फिर यूट्यूब ओपन करना है तो हम यूट्यूब पे चले जाएंगे, और अगर गूगल ओपन करना है तो हम गूगल पे चले जाएंगे। राइट, हम ब्राउजर से किसी भी URL को हिट कर सकते हैं। पर API के केस में हम क्या करें, कहाँ से उसको एक्सेस करें, कैसे एक्सेस करें? तो Django रेस्ट फ्रेमवर्क क्या करता है, हमें जो API बना के देता है उसको हम ब्राउजर पे हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फीचर है जिसकी वजह से हम DRF यूज करते हैं। इसके अलावा काफी ऐसी फीचर्स है जो आपको, अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे DRF जो है वो हमारी लाइफ को इजी करता है। मैं ये सारी चीजें, सारा डिफरेंशिएशन आपको मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। अभी ये फिलहाल आपको एक रीजन पता होना चाहिए कि DRF क्यों यूज करना है। काफी सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जैंगो तो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्यों यूज करें। तो ये सारी रीजन, तो आपका एक बेस जो है वो क्रिएट होना चाहिए माइंड में, पढ़ने का पर्पस रेडी होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है और क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा DRF में एक और फैसिलिटी है, सीरियलाइजर। सीरियलाइजर, ठीक है, तो सीरियलाइजर क्या होता है, ये सारी चीजें हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी तो आप बिल्कुल भी इस चीज का टेंशन मत लीजिए, हम आगे जाके सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सीरियलाइजर ये होता है कि जब हम बैकएंड से डेटा को फ्रंट एंड पे भेजते हैं, या फिर सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे भेजते हैं, या फिर क्लाइंट साइड से हम बैकएंड पे डेटा को रिसीव करते हैं, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एक कॉमन लैंग्वेज। जैसे मैं और आप बात करें, हम दोनों के बीच में कॉमन लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, जो आपको भी समझ में आती है और मुझे भी समझ में आती है। ऐसे ही एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो एक कॉमन लैंग्वेज होता है, वो एक
लैंग्वेज में हमें डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है एक साइड से दूसरे साइड में। तो ये सीरियलाइजेशन जो है इसमें काफ़ी मदद करता है डीआरएस। ओके, तो अगर हमें बहुत ज़्यादा डेटा या फिर नंबर ऑफ फील्ड इंफॉर्मेशन एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना है, तो ये जेसन फॉर्मेट में जो हम डेटा भेजते हैं जिसका एक कॉमन लैंग्वेज है जेसन, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है ये डीआरएस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला कि हम डीआरएस क्यों यूज़ करेंगे, इसलिए यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि हम एपीआई के बारे में तो बात कर रहे हैं कि डीआरएस से एपीआई बनाए जाते हैं, पर थोड़ा हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि एपीआई क्या होता है, राइट। तो हम अभी इस बारे में बात करते हैं कि एपीआई क्या होता है। तो मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ या फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है ये है एपीआई। एपीआई, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास दो तरीके के हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हमारा क्लाइंट, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सर्वर। मैं अलग अलग शेप ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। दूसरा हमारा होता है ये ले लेता हूँ सर्वर। फिलहाल यही शेप सभी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, तो मैं ये ले ले रहा हूँ, पर ऐसा कुछ होता नहीं शेप वाइज। तो इमेजिन कीजिए कि ये जो है ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर। अभी क्लाइंट से मेरा क्या मतलब है, क्लाइंट जो हमें फ्रंट एंड होता है, जो हमारा फ्रंट एंड होता है, कोई ऐप हो सकता है, ये कोई ऐप हो सकता है, मोबाइल ऐप, कोई आईओएस ऐप हो सकता है, ठीक है, आईओएस ऐप, या फिर कोई वेबसाइट हो सकता है, ठीक है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है। ऐसे करके कुछ भी, कोई भी एक फ्रंट एंड हो सकता है जहाँ पे हम डेटा को कॉल करते हैं या फिर डेटा मांगते हैं। तो एग्जांपल मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो लेटेस्ट मैच चल रहा है उसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो ये क्या होता है, क्लाइंट हमें एक रिक्वेस्ट भेजता है। कहाँ जाता है वो रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर। ये सर्वर के पास सारा डेटा होता है। तो एक्चुअली ये डेटा जो होता है, एक और यहाँ पे लेयर होता है जो कि होता है डेटाबेस। ठीक है, मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है तो आप लोग थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन हमारे पास एक डेटाबेस होता है जहाँ से ये डेटा फेच करता है और हमें ये रिस्पॉन्स ला करके दे देता है। ठीक है, ये हमें रिस्पॉन्स ला करके दे देता है। पर ये कैसे होता है, मतलब ये सेम ही सर्वर है, एक ही सर्वर है हमारे पास, राइट। अब ये एक सर्वर कैसे अलग अलग ऐप को, इस आईओएस ऐप को, इस वेबसाइट को, इस डेस्कटॉप को सेम इंफॉर्मेशन ला करके देता है। या फिर अगर हम हमारे पास कोई एप्लीकेशन है जिसका एक वेबसाइट भी है, जिसका ऐप भी है, जिसका एंड्रॉयड ऐप है, एप्पल का ऐप है, तो उन सारी जगहों पे क्या होता है इंटरनली, वो कैसी चीजें होती है, क्या उसके इन सबके लिए अलग अलग एक सर्वर बना होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सब जो है वो आकर के एक ही सर्वर को कनेक्ट होते हैं, वहीं से वो डेटा पुल करते हैं। पर हमें फ्रंट एंड पे इंफॉर्मेशन जो है वो सेम सेम मिलता है। ठीक है, तो ये एक कैसे कनेक्ट करते हैं अलग अलग ऐप या फिर वेबसाइट एक सेम सर्वर से? ये कनेक्ट करते हैं एपीआई के। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सर्वर जो है ये कुछ एंड पॉइंट्स जो है वो बना करके छोड़ देता है। तो सपोज हमारा एक एंड पॉइंट है www.crickbus, ठीक है, crickbus स्लैश कोड, ये एक एंड पॉइंट हो गया। अब इस एंड पॉइंट को क्या करेगा, ये आईएफबी जो है वो हिट करेगा, ये आईओएस जो है वो भी हिट करेगा, ये वेबसाइट भी हिट करेगा और ये डेस्कटॉप भी हिट करेगा। ठीक है, ये सब मिल करके इसको हिट करेंगे और यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है ये हमें यूआई पे दिखने लगेगा।
तो ये जो एंड पॉइंट है ये एक एपीआई की तरह काम करता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब क्या होता है कि जब हम ये एपीआई डेवलप करते हैं तो इसके कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एपीआई होते हैं। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अभी क्या होता है, टाइप्स ऑफ एपीआई। एपीआई के 3 टाइप होते हैं। एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पार्टनर, और तीसरा होता है पब्लिक। प्राइवेट एपीआई में क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि जैसे हमारे पास ये एक सर्वर है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक इमेजिन कीजिए ये हमारा एक सर्वर है और इन्होंने कोई एपीआई जो है वो डेवलप किया और ये नहीं चाहते हैं कि इनका एपीआई कोई और यूज करे। ये बाहर के इन्वायरमेंट के लिए उस एपीआई को एक्सपोज नहीं करना चाहते, वो अपने इंटरनली ही रखना चाहते, ठीक है, बाहर के लोग जो है उसको नहीं नहीं यूज कर सकते। उस केस में ये जो एपीआई होती है इसको हम प्राइवेट एपीआई बोलते हैं। तो अब जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, नेटफ्लिक्स की हमें जो मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, ये सारी चीजें तो हमें दिख रही है, पर इनके कुछ इंटरनल एपीआई भी होंगी जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो वो इंटरनली ही यूज करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल बैंक के जो वेबसाइट्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स के, ब्रोकरेज फॉर्म्स के एपीआईज हैं, उनके सर्वर है, ये सारे जो एपीआई है ये प्राइवेट होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें पार्टनर एपीआई के बारे में, तो पार्टनर एपीआई क्या होता है कि अगर आप सबने अमेजॉन प्राइम वीडियोस ऐप कभी इस्तेमाल किया होगा तो आपको वहाँ दिखा होगा कि हर एक सीरीज या मूवी के नीचे आईएमडीबी का रेटिंग दिखता है, ठीक है। वो आईएमडीबी रेटिंग कहाँ से आता है, वो आईएमडीबी रेटिंग आता है आईएमडीबी के वेबसाइट से, उन्होंने जो एपीआई बनाया है। तो वो क्या करते हैं कि प्राइम वीडियोस जो है ये एपीआई से डेटा लाता है, कहाँ से, आईएमडीबी से डेटा लेकर के यहाँ से डेटा आता है। तो आईएमडीबी वालों ने क्या बोला कि भाई हमने कुछ एपीआई बनाया है जिससे आप मूवी के रेटिंग्स वगैरह शो कर सकते हो आप अपने वेबसाइट पे या फिर अपने ऐप पे। उसके बदले में हमारे कुछ चार्जेस है जिसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइम वीडियो इसको, इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको मान लेती है और वो इनकी एपीआई को यूज करने लगते हैं। तो अब क्या है कि आईएमडीबी की जो एपीआई है ये नॉर्मल लोगों के लिए एक्सपोज नहीं है, पर ये प्राइम वीडियो वालों के लिए एक्सपोज है, ठीक है। तो ये एक पार्टनर की तरह काम करता है, इसीलिए इस तरीके के एपीआई को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर एपीआई। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए लेके चलो डीबी के आईएमडीबी के वेबसाइट पे एपीआई पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा आईएमडीबी डेवलपर का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये कॉन्टेक्ट अस का जो ये पेज है ये तब यूजफुल होता है जब आपको इनका एपीआई यूज करना है, तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यूज नहीं कर, सॉरी, आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक पार्टनर की तरह काम करते हैं, सेम जैसे कि ये पार्टनर देख रहा है, इनका इंटरनल भी कुछ ना कुछ एपीआई होगा जो ये किसी को अलाउ नहीं करेगी। तो ये एक वो सारे एपीआई जो है वो प्राइवेट एपीआई की तरह काम करते हैं। अब अगर हम बात करें थर्ड एपीआई जो कि पब्लिक एपीआई है, इसमें क्या होता है कि काफी सारे डेटा है जो पब्लिकली अवेलेबल, जैसे इंडिया पाकिस्तान का स्कोर हो गया, किसी मैच का स्कोर वगैरह हो गया, किसी क्रिकेटर का उनका जो भी हिस्ट्री है, लाइक कितना रन बनाया है उन्होंने, कितने मैचेस खेले हैं, कितने विकेट लिए हैं, ठीक है। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं पब्लिक इन्फॉर्मेशन, तो ये एक पब्लिक एपीआई के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके के एपीआई को हम एक पब्लिक एपीआई बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है और क्लियर है। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है या देखा है इसका जेंगो से फिलहाल कोई, जेंगो से या जेंगो फ्रेमवर्क से कोई लेना देना नहीं है।
ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ें शायद अभी नहीं पता होंगी, तो उनका एक बेस क्रिएट हो जाए, उनको चीज़ें समझ में आए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, ये एपीआई क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता है तो आप थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर अगेन जो कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता, इसके लिए हम ये सारी चीज़ें कवर करें। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एपीआई देखा, अब हम ये जानते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। हम रेस्ट रेस्ट जो आपने काफ़ी सुना रहेगा, ये रेस्ट एपीआई क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रेस्ट एपीआई? तो हमारे पास रेस्ट के अलावा एक और प्रोटोकॉल है, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि मैकेनिज्म है, तो ठीक है, रेस्ट एंड सोप। तो क्या होता है, रेस्ट का जो फुल फॉर्म है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अगर मैं आपको दिखेगा वहाँ पे, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, इसमें जो डेटा हम पास करते हैं, ठीक है, तो मतलब एक हमारे पास यहाँ पे मैं एक सर्वर बना लेता हूँ। ये हमारा एक सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट है। यहाँ पे ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। तो इन दोनों के बीच जो कॉमन लैंग्वेज है जिससे ये बात करते हैं, ये हमें जेसन के थ्रू बात करना पड़ता है। जेसन जो एक लैंग्वेज है, ये कहीं ना कहीं पाइथन में डिक्शनरी फॉर्मेट की तरह होता है। काफी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, जो क्लाइंट टू सर्वर है, सर्वर टू क्लाइंट इजीली बात होता है, और ये काफी ज्यादा वाइडली यूज होता है अलग अलग ऐप्स के बीच में, वेबसाइट्स के लिए, अलग अलग एपीआई जो हम बनाते हैं उस। वहीं अगर हम बात करें सोप में जो क्लाइंट टू सर्वर जो कम्युनिकेशन होता था, ये काफी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, और ये सिर्फ एक्सएमएल, इसमें जेसन सपोर्ट नहीं करता, इसमें एक्सएमएल सपोर्ट करता है। और एक्सएमएल का जो लैंग्वेज है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लार्ज डेटा के लिए, और जो नॉर्मल जो डेवलपर है, जिन्हें कोर डेवलपमेंट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, उन्हें सिर्फ एपीआई से लेना देना है और ऐप को अपने ऐप को क्रिएट करना है, उनके लिए एक्सएमएल का जो एक्सएमएल लैंग्वेज है, इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है, इसके बीच में ये फंस जाते हैं और ये फॉलो नहीं कर पाते, या फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बड़े एप्लीकेशन के लिए। तो ये एक तो रीज़न है जिसकी वजह से हम रेस्ट यूज़ करते हैं, सोप यूज़ नहीं करते। मतलब करते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं करते, पर बहुत कम यूज़ होता है, या फिर बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट जहाँ पे होती है वहीं पे यूज़ करते हैं। अदरवाइज वेब डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रेस्ट जो है ये काफ़ी वाइडली यूज होता है। रेस्ट काफ़ी लाइट वेट है कंपेयर टू सोप। ठीक है, ये एक रीज़न है। दूसरा जो है, ये काफ़ी अच्छा है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, आगे अगर हम चले, तो एक जो और बड़ा रीज़न है रेस्ट यूज़ करने का, वो ये है कि रेस्ट में हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, वाइडली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके मेथड होते हैं, गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा CRUD के जो भी ऑपरेशन होते हैं, डिलीट होते हैं, देन अपडेट होता है, ये सारी चीज़ें हम, मेथड जो होता है, इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं रेस्ट। वही अगर हम बात करें सोप की, तो सोप में HTTP प्लस TCP ये सारी चीज़ें जो है ये सपोर्ट करता है, या फिर SMTP प्रोटोकॉल के लिए ये काफ़ी अच्छा है जो यूज़ होता है। तो जो भी मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है, वहाँ पे हम रेस्ट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अगर आप देखोगे तो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के लिए या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वहाँ पे हम रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई है। जैसे कि मैंने बोला कि अभी तक चीज़ें जो है वो किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर नहीं है, जेंगो या जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर नहीं है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एपीआई और रेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ से जो है अब हमारा पाइथन का और जेंगो का जर्नी शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। अ, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से अब हम पाइथन और जेंगो के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। मैंने पहले की सारी चीज़ें डिलीट कर दी है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये है पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट, जिसको हम शॉर्ट में VENV बोलते हैं। तो ये पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे अगर हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम पे जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा पाइथन जो है वो एक स्पेसिफिक वर्जन का हो सकता है आपने पाइथन 3.2 इंस्टॉल किया है, या 3.3 इंस्टॉल किया है, या 3.6, या कोई भी वर्जन का आपने इंस्टॉल किया है, और अब आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, P1 पे। अब इस P1 के लिए आपने हो सकता है कि पांडास का एक पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल किया है, पांडास एनीथिंग लाइक 1.1। हो सकता है आप जैंगो के लिए आपने एक दूसरा वर्जन इंस्टॉल किया है, 2.2। हो सकता है आप दूसरा कुछ लाइब्रेरी है, जैसे कि ब्यूटीफुल सोप है, उसके उसका आपने एक दूसरा वर्जन इंस्टॉल किया है। ऐसे कर करके इस पर्टिकुलर वर्जन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने कुछ अलग अलग वर्जन इंस्टॉल किए। अब कल को आपके पास एक दूसरा रिक्वायरमेंट आता है प्रोजेक्ट 2 के लिए। अब इसको बनाने के लिए इसमें भी इसकी भी रिक्वायरमेंट है कि इसको में भी पांडास चाहिए। हाँ, इसको भी पांडास चाहिए, इसको भी जैंगो चाहिए, पर इनको जो वर्जन है वो अलग है। ठीक है, इसको 1.5 चाहिए, इसको हो सकता है जैंगो 5 चाहिए। ऐसे कर करके अलग अलग वर्जन जो है वो इनको चाहिए। अब आप जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे P2 पे, तो क्या होगा कि ये जो पुराने वाले वर्जन है इसको ये पिक करेगा आपके डेवलपमेंट के। इस केस में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं करेंगी। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। मतलब क्या होगा कि हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे बना देंगे, और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज करके हम अपना ये प्रोजेक्ट जो है P1 इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में हम जो कुछ भी इंस्टॉल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को बिलोंग करेगा, या फिर वो सिर्फ इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही रह जाएगा, बाहर वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेगी। अब कल को अगर हमें दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम एक और P2 प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, और इसमें हमें हमारा जो भी स्पेसिफिक वर्जन हमें चाहिए या फिर लाइब्रेरी चाहिए, हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो वर्जन रहेगा या फिर ये जो इन्वायरमेंट रहेगा, ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को बिलोंग करेगा। या फिर आगे चल करके हमें अगर इसी वर्जन का दूसरा प्रोजेक्ट P3 आता है, तो हम चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एक और वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे हम क्रिएट करके P3 के लिए बना सकते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने का जो फंडा है वो यही है कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, अलग अलग टास्क के लिए अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बना सकते हैं, अलग अलग लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आइसोलेट होकर के आइसोलेशन में काम करती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ये मैंने एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू दिया है वर्चुअल एनवायरनमेंट का। इन केस अगर किसी को इसमें डाउट है, या फिर किसी को चीज़ें पहले से नहीं पता है, इसलिए वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब जैसे कि हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, उसको हमने समझ लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम एक जैंगो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, और अब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखेंगे, और आगे की चीज़ें जो भी जैंगो से रिलेटेड है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक क्विकली एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये ओ कोड करके मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लिया अपने सी ड्राइव में। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं एक अपना VS कोड ओपन कर देता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्टली एक फ़ोल्डर बना करके वहाँ पे आप ओपन विथ VS कोड कर सकते हो, या फिर आप VS कोड ओपन करके आप डायरेक्ट एक नया क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अभी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, तो ये ओ को हम लोग अभी इस वक्त ओ कोड के अंदर मौजूद है।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपना एक पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट, ठीक है। तो हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसके लिए एक कमांड होता है पाइथन VENV-M, सॉरी पाइथन -M VENV और VENV। यहाँ पे जो -M है ये बताता है कि एक मॉड्यूल की तरह इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करो। सेकंड VENV जो है ये एक कमांड है जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और अगर हम यही बात करें इस दूसरे VENV की, तो ये हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये जो नाम है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट की तरह यूज होगा। फिलहाल जो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं वो VENV का ही फॉलो करते हैं। अब मैं जैसे ही इंटरप्रेस करता हूँ, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है VENV के अंदर, VENV करके, और इसके अंदर कुछ फाइल्स है जो क्रिएट हुआ है। अभी फिलहाल हमारा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो रहा है, इसको हम क्रिएट होने देते हैं। ये आपके आपके जो सिस्टम है उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है, बट कोई बात नहीं। तो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है क्रिएट हो चुका है, इसको लगभग 15-20 सेकंड लगे क्रिएट होने में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है यहाँ पे VENV, और इसके अंदर एक स्क्रिप्ट करके फोल्डर है, इसके अंदर में हमें एक्टिवेट का जो कमांड है ये रन करना है, एक्टिवेट फाइल। और ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है ये, ठीक है। अब हम अपने वापस से रूट लेवल वाले फोल्डर में आ जाते हैं। तो कोड तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्विकली यहाँ पे Django इंस्टॉल करेंगे, फिर इंस्टॉल Django। अब ये हमारा Django जो है ये इंस्टॉल हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, हमारे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो रहा है। अब हम आगे जाकर के जिस भी प्रोजेक्ट के लिए इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज करेंगे, वहाँ पे ये हमें Django जो भी लाइब्रेरी है इंस्टॉल की, ये वहाँ पे विजिबल होगा और हम ये यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, तो हमारा Django इंस्टॉल हो चुका है, और ये हमें बोल रहा है पिप अपग्रेड करने के लिए। तो हम क्विकली पिप को भी अपग्रेड कर लेते हैं इस कमांड रन करके। ओके, तो हमारा ये पिप भी अपग्रेड हो चुका है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे Django प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसका एक कमांड है Django admin start प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें जब आप Django पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें आपकी किया रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ, जिसका मैं नाम देता हूँ मूवी लवर, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो हमारा मूवी लवर जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर अगर मैं जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स दिखेंगी। जो पहला फाइल है ये एक है मूवी लवर करके, एक और फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसके अंदर कुछ और भी फाइल्स बने हैं, पाइथन फाइल, ये मैं डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। बट फिलहाल इसी लेवल पे एक और फाइल है manage.py, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्विकली। manage.py क्या करता है कि ये एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी टास्क है उन सारे टास्क को रन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो भी हम कमांड रन करते हैं, तो सपोज अभी आगे जा करके हम अपने सर्वर को रन करने के लिए एक कमांड रन करेंगे जिसका नाम है पाइथन manage.py रन करना। जब हम ये कमांड रन करते हैं तो ये जितने भी कमांड है ये इस फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर कमांड अंडरस्कोर लाइन, इस फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। और ये जो sys.argv है, यहाँ पे हमारा कमांड आता है, ये जो भी कमांड है ये यहाँ पे आता है लाइन नंबर 18 में। और आगे जो ये फंक्शन है ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ रहा है। इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ओएस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल जो भी इन्वायरमेंट सेटिंग्स है उसको सेट करने के लिए यूजफुल होता है। दूसरा जो है ये फंक्शन को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है और यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। आई होप आपको एक क्विक ओवरव्यू मिला है manage.py का।
अब हम क्विकली इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर, जहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइल है ये है एक सेटिंग्स डॉट पी। ये इस तरीके से समझिए कि आपके प्रोजेक्ट का जो हार्ट ये है सेटिंग्स डॉट पी। यहाँ पे सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होती है, यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है एंड सेटअप होती है। ठीक है, ओके। तो हम एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू करते हैं इस पे, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, पाथ से इंपोर्ट पाथ। ये क्या करता है कि इसके अंदर जब हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर पास करते हैं, तो ये जो हमारा सेटिंग्स डॉट पी फाइल है इसका हमें पाथ ला करके दे देता है। ठीक है, और ये रिजॉल्व क्या करता है, ये हमें एक एब्सोल्यूट पाथ ला करके देता है। तो सेटिंग्स डॉट पी का एब्सोल्यूट पाथ जो है ये हमें इतने कमांड के थ्रू मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये डॉट पेरेंट जो है ये एक लेवल उस पाथ से एक लेवल ऊपर चले जाता है। मतलब अगर सेटिंग्स डॉट पी यहाँ पे और इसका पाथ एग्जाम्पल मूवी लवर, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मूवी लवर्स के अंदर एक और फोल्डर मूवी लवर है, उसके अंदर सेटिंग्स डॉट पी। तो ये रिजॉल्व तक जो है ये इसका आउटपुट हमें ये मिलता है यहाँ पे जो दिख रहा है। अब हम डॉट पेरेंट अगर करते हैं, ये एक स्टेप पीछे चला जाता है, मतलब हमारे मूवी लवर वाले फोल्डर में आ जाता है। सेकंड वाला मूवी लवर जो फोल्डर है यहाँ पे आ जाता है ये वाले फोल्डर। अब हमने एक और बार जो है डॉट पेरेंट लिखा है, तो ये क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट का जो रूट लेवल है यहाँ पे इस लेवल पे ये चीज़ों को लेकर के चला जाता है। इसलिए हम इसको एक बेस डायरेक्टरी बेस अंडरस्कोर dir वेरिएबल से यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। हमने नहीं किया है कि जेंगो पे हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये क्रिएट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लाइन नंबर 16 पे। सेम अभी हमारे पास आगे जाके एक सीक्रेट की है जो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग होता है। आप इस सीक्रेट की को सीक्रेट ही रखें, इसको किसी से शेयर ना करें। ऑफकोर्स मैं भी इस वीडियो के बाद इसको चेंज कर दूंगा। अगेन गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास एक डीबग है जो क्या होता है बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। इसको आप फॉल्स रखें जब अगर आप प्रोडक्शन लेवल पे चीज़ों को डिप्लॉय कर रहे हैं या प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, तो इसको आप फॉल्स कर दीजिए। बेसिकली ट्रू रखने का पर्पस ये होता है कि जो भी एरर है, जो भी मैसेजेस वगैरह है, ये हमें इजीली मैसेज के साथ हम यहाँ पे चीज़ों को डीबग कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट जो इसका मोड है इसमें हम इसे ट्रू रखते हैं। अब अलाउड होस्ट क्या होता है, अलाउड होस्ट क्या होता है, ये एक लिस्ट होता है जिसमें हम आईपी डिफाइन करते हैं। और ये आईपी कौन से आईपी होते हैं, जिस आईपी के लिए आप अपने वेबसाइट को या अपने सर्वर को ओपन रखना चाहते हैं। मतलब सपोज कि एक पर्टिकुलर एक आईपी है जिसके लिए आप उसी स्पेसिफिक आईपी के लिए आप अपने इस वेबसाइट को शो करना चाहते हैं। तो जो भी आईपी है या फिर रेंज ऑफ आईपी है उसको आप यहाँ पे डिफाइन करते हो अलाउड होस्ट। उन्हीं सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होती है। अब अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड ऐप, तो इंस्टॉल्ड ऐप में क्या होता है कि ये जो अलग अलग आपको ऐप दिख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट जैंगो के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एडमिन जो है हमारे पास जैंगो में एक पूरा का पूरा एडमिन पैनल होता है जब हम सुपर यूजर क्रिएट करते हैं और उससे लॉग इन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस एडमिन ऐप के द्वारा मेंटेन की जाती है। इसी तरह ऑथेंटिकेशन का भी हमारा एक मैकेनिज्म है जो इस और ऐप के द्वारा हैंडल की जाती है। ऐसे कंटेंट टाइप, सेशन, मैसेजेस, स्टैटिक फाइल्स, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग ऐप की तरह यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, पर इन सब का एक रोल है जो हम आगे जा करके देखेंगे सारी चीज़ें। बट फिलहाल इन सारी ऐप्स को या फिर आगे जा करके हम जो भी कस्टम ऐप बनाएंगे, हर एक एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं, उन सारे ऐप को हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो भी जैंगो को पता चलता है कि अच्छा हमारे एप्लीकेशन में ये भी ऐप अवेलेबल है या हमने ये ऐप बनाया है। यहाँ पे रजिस्टर किए बिना आप उस ऐप को नहीं यूज कर सकते या फिर वो नहीं दिखेगा हमारी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करने। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बट फिलहाल यहाँ पे हमारा जो मोटिव है ये हमारा जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर है, ना कि जैंगो के ऊपर है। बट फिर भी मैं ये सारी चीज़ों को एक बहुत ही हाई लेवल पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। और जब हम कभी जैंगो के ऊपर पूरा एक सेशन बनाएंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो हम ये सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सारी ऐप कैसे वर्क करती हैं, कैसे ये इंटरनली लिंक है एक दूसरे से, कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन है, ताकि कल को आप कोड से कोड चीज़ें जो है वो आपको पता हो और आपको कोई भी किसी भी तरीके का एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है जो मिडलवेयर। इस मिडलवेयर में क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को
डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमारे सिक्योरिटी का एक मिडल वेयर है, ये सारे टोकन जो होता है जो यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए यूजफुल होता है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगेन ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर, बट फिलहाल मैं आपको जैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आई होप कि आप अभी कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ एक सेटिंग.py फाइल है। जब हम Django प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ ये फाइल क्रिएट होता है, और ये सारी चीजें जो है ये हमें पहले से ही बनी हुई मिलती है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि चीजें क्या है और कैसे वर्क करती है, तभी जा करके हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक लाइन नंबर 52 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रूट अंडरस्कोर यूआरएल कॉन्फ करके एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। ये क्या करता है कि जब हम ब्राउजर पे किसी एपीआई को या फिर रिक्वेस्ट को हिट कर दें, तो फिर ये जैंगो को बोलता है कि अरे भाई, तुमने ये रिक्वेस्ट हिट किया है, तो अब ये सेटिंग्स डॉट पीवाई के बाद कहाँ पे जाना है। मतलब मैंने कोई ब्राउजर पे यहाँ पे एपीआई हिट किया XYZ, ठीक है, सपोज मेरा ये एपीआई है और ये मैंने हिट किया, इंटर मैंने प्रेस किया, तो अब ये इंटरनली कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे किस फाइल में जाना है, कहाँ पे जाना है, सबसे पहले क्या ट्रिगर है। तो ये सेटिंग के साथ पीआई में जब ये मूवी लवर डॉट यूआरएल है, ये बताता है कि भाई जब कोई यूआरएल हिट करे, जाके रिक्वेस्ट भेजे, ठीक है, तो आप इस फाइल के अंदर चले जाओ यूआरएल डॉट पीवाई के अंदर। ये अगर आप देखो तो मूवी लवर वाला जो हमारा सेकंड जो फोल्डर है, सब फोल्डर, उसके अंदर एक यूआरएल डॉट पीवाई करके एक फोल्डर है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। इसीलिए हमारा जो रूट यूआरएल कॉन्फ के अंदर इस यूआरएल डॉट पीवाई फाइल का पाथ दिया होगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास एक टेम्पलेट कीवर्ड है जो एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी फॉर्मेट में यहाँ पे है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारा बैकएंड है या फिर जो हम टेम्पलेट के रिलेटेड जो जो फ्रंट एंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इस टेम्पलेट के अंदर। फिर हमारा लाइन नंबर 70 पे WSGI एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोडक्शन लेवल के लिए चीज़ें हैं जो यूज़ होती है, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। पर हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या यूज़ है। फिलहाल अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अभी हम साइड में रखते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको इन सारी चीज़ों। अब हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे देखने के लिए, वो है डेटाबेस पार्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो Django है ये एक SQL लाइट डेटाबेस के साथ में आता है। अगर आप यहाँ पे देखें इंजन, तो एक SQL लाइट डेटाबेस के साथ में आता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है और इसके लिए ज़्यादा कुछ प्रीरिक्विजिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे एक SQL लाइट डेटाबेस जब हम माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन कमांड रन करते हैं, ये माइग्रेट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि आपने Django में सब पढ़ा रहेगा। तो डेटाबेस जो है उसके लिए ये यहाँ पे SQL लाइट जो है वो यूज़ होता है। इसको हम ऑफकोर्स चेंज करेंगे या फिर आगे जा करके अलग अलग हम डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी अगेन। तो अभी जो मेन सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। ये सारी कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम आगे जा करके थोड़ा और मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर दूंगा या फिर एक आध लेक्चर में ले लूँगा, ठीक है। ये एक इंटरनेशनलाइजेशन है। इसका यूज़ तब होता है जब आप अपने वेबसाइट को अलग अलग जोन के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए, रीजन के लिए आप लॉन्च करते हो, और उसको वहाँ पे एक अलग अलग लैंग्वेजेस चलते हैं, अलग वहाँ का टाइम जोन है, वहाँ की भाषा अलग है। लाइक अपने फ्रेंच वालों के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया, चाइनीज़ वालों के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया, चाइना के लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। बट फिलहाल शायद अभी हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ज़्यादा फोकस रेस्ट फ्रेमवर्क पे रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारे सिर्फ स्टैटिक यूआरएल है यहाँ पे लाइन नंबर 118 पे। तो ये जो भी हमारा स्टैटिक जो फाइल्स है उसको, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आई होप कि आपको ये मैनेज डॉट पी वाई और सेटिंग्स डॉट पी वाई अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए। हम Django के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्विकली जो है हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि Django का आर्किटेक्चर कैसा रहा है, Django कौन सा आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। मुझे पता है कि अगर आपने Django किया है तो आपको पता रहेगा, बट फिर भी हम क्विक रिफ्रेश करते हैं इसको कॉन्सेप्ट। तो Django क्या होता है कि Django में बेसिकली एक टेम्पलेट फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं
सॉरी एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं एमवीटी आर्किटेक्चर। एमवीटी में क्या होता है, एम जो है ये मॉडल होता है, वी जो है ये एक व्यू होता है और टेम्पलेट होता है। ये सारी चीजें का क्या यूज होता है, जो हमारा मॉडल है ये एक्चुअली हमारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम अलग अलग पाइथन क्लासेस लिखते हैं, पर ये हमारे डीबी साइड को, डेटाबेस साइड को रिप्रेजेंट करता है, डेटाबेस लेयर। व्यू में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है उसको हम लिखते हैं, जितनी भी चीज़ें हम हैंडल करते हैं, डिफाइन करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो चीज़ें डेटाबेस से आती है या फिर हमें क्लाइंट साइड से आती है, उसको हम यहाँ पे हैंडल करते हैं, जो कि एक बिजनेस लॉजिक की तरह लिखा जाता है, इसको हम व्यू बोलते हैं। टेम्पलेट क्या है, ये जो हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है, फ्रंट एंड बोलिए या फिर आप इसको यूआई बोलिए, यूजर इंटरफेस। वो सारी चीज़ें जो है वो टेम्पलेट के अंडर में आती है। तो जो भी यूआई से डेटा है वो पहले बिजनेस लॉजिक के थ्रू बैकएंड में चीज़ें आती है, उसमें रेंडर होती है, देन उसको वेरीफाई करते हैं और फिर वहाँ से वो डेटाबेस में या तो स्टोर होती है या फिर डेटाबेस से कोई डेटा को वो पुल करती है, यहाँ से डेटा पुल करती है और यहाँ पे वो चीज़ें हमें दिखती है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आर्किटेक्चर है जो जैंगो फॉलो करता है। ये मैंने बहुत ही हाई लेवल पे चीज़ें बताया, एक रिफ्रेशमेंट की तरह कि आपको चीज़ें वापस से रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर की है, एक बार हम क्विकली रिकैप करते हैं। क्विक रिकैप, इसको डिलीट करता हूँ। हमने क्या क्या देखा अभी, हमने देखा कि एपीआई क्या है। ठीक है, एपीआई के बाद हमने देखा कि रेस्ट और सोप क्या होता है, हम रेस्ट एपीआई क्यों यूज़ करते हैं। थर्ड हमने क्या देखा कि डीआरएफ क्या होता है, क्यों यूज़ करना है हमें डीआरएफ। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जैंगो, मतलब हम जैंगो में ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हम डीआरएफ यूज़ करते हैं जैंगो। ठीक है, फिफ्थ जो हमने देखा वो हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ एपीआई। अगेन मैं थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे कर रहा हूँ, पर ओवरऑल जो हमने चीज़ें सीखी है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हमने क्या किया, हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था एक ओवरव्यू ऑफ क्रिएटिंग अ जैंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, जैंगो प्रोजेक्ट, हमने सेटिंग्स डॉट पी के बारे में पढ़ा, हमने मैनेज डॉट पी के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हमने पूरा एक आर्किटेक्चर को समझा। अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एपीआई। ठीक है, तो जब हम कोई एपीआई लिखते हैं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट के बारे में, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बस ये थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो एपीआई का जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये है हमारा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होता है, इसमें बेसिकली चार तरीके के कंपोनेंट होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, चार तरीके के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारा एक वेबसाइट है www.movielover.com और इसके बाद हमने दे दिया है मूवी। ये क्या करेगा, ये हमें सारे मूवीज का लिस्ट ला करके दे देगा। ठीक है, जब हम ये वेबसाइट को आई मीन सॉरी इस एपीआई को हिट करेंगे तो ये हमारे लिस्ट ऑफ सारे मूवीज जो भी है उसको ला करके दे देगा।
तो ये एक तरीके का एंड पॉइंट होगा। ऐसे ही अगर हमें कोई एक मूवी चाहिए, ठीक है, अगर हमें कोई एक मूवी का डिटेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूवीज की जगह मूवी कर सकते हैं और यहाँ पे उस मूवी का आईडी दे सकते हैं, आईडी 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें एक दूसरा डेटा ला करके देगा जो एक स्पेसिफिक मूवी के बारे में होगा, सिर्फ उसी मूवी का डिटेल्स होगा। तो इस तरीके के जो वेबसाइट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एक एंड पॉइंट बोलते हैं। सॉरी, इस तरीके के जो एपीआई होते हैं इसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है हेडर। हेडर हेडर में क्या होता है कि जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर हमें रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, उसका एक कोड होता है, स्टेटस कोड। तो फॉर एग्जांपल हमने 200 स्टेटस कोड आया या फिर 201 आया, या फिर हम जब कभी कोई पेज को हिट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक आईडी दे दिया 1000 जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमें क्या रिस्पॉन्स आएगा, हमें 404 पेज नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सब कुछ जो आता है ये एक हेडर में आता है, ठीक है, ये हेडर के थ्रू आता है। तो ये एक सेकेंड कंपोनेंट है किसी भी एपीआई का, जिसको हम बोलते हैं हेडर। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, ये होता है मेथड। मेथड इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ फेमस कॉमन मेथड, जैसे कि एक मेथड है गेट, दूसरा है पोस्ट, फिर है पुट, फोर्थ है डिलीट। ये क्या होता है, ये जो हमारा एक बेसिक थर्ड ऑप्शन ऑपरेशन है, जो हमारा बेसिक थर्ड ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R स्टैंड्स फॉर रीड, U स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड D स्टैंड्स फॉर डिलीट। इसके इस तरह की जो भी मेथड्स है, जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमने अगर फ्रंट एंड से बैक एंड पे कोई रिक्वेस्ट भेजा है, तो ये एक तरीके का हो सकता है कि रीड करने के लिए हमें कोई डेटा चाहिए। जब हम गूगल पे कोई डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम रीड करते हैं, तो वो एक रीड मेथड हो गया, ठीक है। या फिर उसको गेट मेथड भी बोलते हैं, गेट मेथड। वही अगर हमें कोई डेटा सबमिट करना है तो हम क्या करते हैं, हम पोस्ट रिक्वेस्ट को भेजते हैं, ठीक है। तो वो जो मेथड होता है उसको हम पोस्ट मेथड बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है वो है डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा इज डेटा, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो जो भी डेटा हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे या फिर क्लाइंट से सर्वर पे भेजते हैं या फिर सबमिट करने के लिए डेटाबेस में स्टोर करने के लिए भेजते हैं, जब हम कोई डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजते हैं, तो जैसे कि हमने कोई फॉर्म सबमिट किया जिसमें हमने अपना नाम लिखा है, अपना फ़ोन नंबर, एज वगैरह लिखा है, ये सारा जो डेटा है, ये सारी चीज़ों को हम एंड पॉइंट के साथ, हेडर के साथ भेजते हैं बैकएंड के लिए। या फिर जब हम बैकएंड से कोई डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमें कोई डेटा सर्वर जो है वो फ्रंट एंड पे शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर है वो उसके लिए रिक्वेस्ट किया, तो जब हमने रिक्वेस्ट किया तो हमें जो डेटा आया वो हमें इंफॉर्मेशन जो आया जेसन फॉर्मेट, अब वो एक तरीके का डेटा है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो एक एपीआई में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसके बिना एपीआई अधूरा होता है। इसके बिना आप ऐसे समझ लीजिए कि ये चार चीजें मिल करके एपीआई बनती है, ठीक है? ये चार चीजें मिल करके एपीआई बनती है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई। तो ये आज का जो है हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारा जेंगो रिच फ्रेमवर्क के बारे में, कि हम उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, जेंगो की चीज़ें कैसे वर्क करती है, जेंगो रिच फ्रेमवर्क जो है इसको हम क्यों यूज़ करें, एक 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 चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, जो भी काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि हम एपीआई डेकोरेटर क्यों यूज़ करें, एपीआई व्यू डेकोरेटर क्यों यूज़ करें, एपीआई व्यू क्लासेस को क्यों यूज़ करें। ये सारा कंफ्यूजन जो है हम एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से किसी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझें। पर उससे पहले ये जो आज का टॉपिक था, जो भी जितनी भी सारी चीज़ें थी, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब आगे से जो है हमारा जो क्लास होगा ये ज़्यादातर थ्योरी ही होगा, जिससे हम पहले चीज़ों को सीखेंगे और थ्योरी के बाद फिर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को सीखेंगे, तो प्रैक्टिकली करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे।
और एक एक चीज़ों को देखें कि क्या कमी थी जेंगो में जिसकी वजह से हम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करना पड़ रहा है, और उसमें भी अलग अलग जो हमें फैसिलिटीज एपीआई है या फिर व्यूज़ है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर किसी चीज़ को किसी टॉपिक पे आप को समझ में नहीं आया है, तो आई सजेस्ट कि आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस से देख लीजिए, या फिर अगर आपको उसके बाद भी कुछ और डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू।